चलिए, तो यह है अब क्या है कि रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के जो अपने दो एग्जांपल हैं, एक इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय द सबस्ट्रेट एनालॉग मेलोनेट मेलोनेट मेलो LO मेलोनेट, या इसी को बोलते हैं मेलोनिक एसिड, और एक एग्जांपल है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन बैक्टीरिया बाय सबस्ट्रेट एनालॉग सल्फा ड्रग। ठीक है, दोनों को एक एक करके समझते हैं। फिर से वही बात, इनहिबिशन समझने के लिए पहले आपको नॉर्मल रिएक्शन समझना चाहिए कि उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या, तभी नहीं समझ में आएगा इनहिबिशन कैसे होगा। तो पहले मैं आपको सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में बता देता हूँ कि इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है। ये मान लीजिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, ठीक है, ये उसका एक्टिव साइट है। वही दिन में जैसे बनाते थे बार बार वही बनाओ ना। अच्छा, ये क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या एलोस्टेटिक साइड दिखाना जरूरी है, एलोस्टेटिक साइड जरूरी है। यहाँ कॉम्पिटिशन किस चीज लिए हो नो रहा है, सर, एक्टिव साइड के लिए। एक्टिव साइड पे। हाँ, तो यहाँ एलोस्टेटिक साइड दिखाना कोई जरूरी नहीं है। तो ये है आपका क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, SD लिखूंगा मैं शॉर्ट में। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजन में आपको एक और बता देता हूँ कि ये इकलौता ऐसा एंजाइम है क्रेब साइकिल का जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। बाकी क्रेब साइकिल का सारा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है, वहां पे भी बताऊंगा मैं। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और इसका जो सबस्ट्रेट होता है, रियल सबस्ट्रेट, इसका रियल सबस्ट्रेट है सक्सिनेट। और सक्सिनेट को ही क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड। ये इसका रियल सबस्ट्रेट है। ओके, ये इसका रियल सबस्ट्रेट है, ठीक है। मगर पता है, अगर ये रियल सबस्ट्रेट यहां बाइंड करे, लो बाइंड करा दे, करा दे, तो अगर बाइंड कर गया तो अब आपको पता ही है क्या होने वाला है, दिन में पढ़े हो ना मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हेलो, अब यहाँ ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक की प्रोसेस क्या होगी, रिवर्सिबल। लो करा दिया हमने। फिर इसके बाद ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। तो एक्टिव साइड में कन्फर्मेशन चेंज आया, उसके अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग आ गया। और ये पूरी तरीके से फिट हो गया कौन, सक्सिनिक एसिड यानी कि सक्सिनेट। ये एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, उसके एक्टिव साइड में कन्फर्मेशन चेंज आया है उसी के सबस्ट्रेट के बाइंडिंग की वजह से। अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, अच्छा अभी ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मान लो, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है, वो उसमें चेंज कर रहा है खुद को। अब क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में, यानी कि सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में। तो FA फ्यूमेरिक एसिड, और इसका कॉन्फ़िगरेशन सक्सिनेट से अलग होगा, तो इस टाइप से हम दिखा दिए। और उसका एक्टिव साइड का कॉन्फ़िगरेशन अब फ्यूमेरिक एसिड के अकॉर्डिंग हो गया होगा, फ्यूमेरेट के अकॉर्डिंग हो गया होगा। ये एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स। अब क्या है, ये बन गया है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और अब क्या होगा, फ्यूमेरेट यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यानी कि फ्यूमेरिक एसिड यहाँ से रिलीज हो गया, ये फ्यूमेरिक एसिड प्रोडक्ट रिलीज हो गया, और एंजाइम एज इट इज रिकवर हो जाएगा, और उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा जैसा स्टार्टिंग में था, क्योंकि अभी नॉर्मल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। एंजाइम एज इट इज रिकवर हो गया। ये कौन सा एंजाइम है, ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, एंजाइम एज इट इज रिकवर हो गया। तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। मगर अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसका इनिबिशन करेगा। तो मुझे बताओ इनिबिशन कैसा है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। तो कॉम्पिटिशन किस चीज के लिए होता है, एक्टिव साइड पे बाइंडिंग के लिए होता है, पता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सब एक्टिव साइट पर वही बाइंड कर सकता है जो सबस्ट्रेट से मिलता जुलता हो, और उसको कहते हैं सबस्ट्रेट एनालॉग। और सुन लो कान खोल के एक बार, सक्सिनिक एसिड का यानी कि सक्सिनेट का सबस्ट्रेट एनालॉग है मेलोनेट, यानी कि मेलेनोइक एसिड। कौन है, मेलेनोइक एसिड। मेलेनोइक, ये तो क्या था, अरे ये तो सबस्ट्रेट था ना जी, ये तो सबस्ट्रेट था ना। और ये क्या है, ये क्या बताओ, ये तो इनहिबिटर है ना। अरे ये तो इनहिबिटर है ना। जब सबस्ट्रेट बाइंड करता था तो क्या बनता था, बोलो, सबस्ट्रेट इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बोलो। ये भी अभी इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये कंफर्मेशन चेंज आ रहा है। ये क्या है, इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो रिलीज क्या होता था, प्रोडक्ट, और इंजाइम एज इट इज रिलीज हो जाता था, बोलो। लेकिन अब सेल के अंदर उसके सबस्ट्रेट एनालॉग मतलब इनहिबिटर मेलोनिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया है, किससे ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया है अपने रियल सबस्ट्रेट से, यानी कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया इसका। अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया किसका, मेलोनिक एसिड का, एज कंपेयर टू सक्सिनिक एसिड, यानी कि सक्सिनेट, मेलोनेट ज्यादा हो गया, तो मुझे बताओ अब वहां पे बाइंडिंग करने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई,
मेलोनिक एसिड की। मेलोनेट। और उसका कॉन्फ़िगरेशन मैच का मतलब समझ रहे हो ना, अमीनो एसिड सीक्वेंस के साथ इसकी भी बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। तो अब वहां पे बाइंड करेगा, ना कि सक्सेनिक एसिड बाइंड कौन करेगा, मेलेनोइक एसिड, मेलोनेट। बोले ना भाई उस टाइप का है तभी तो उस यहाँ पे बाइंड कर रहा है वो, मेलोनेट। और अब इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, अब बनेगा इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और सुन लो कान खोल के, इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन तो गया, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है, आगे ये इंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं होता है, ये रिएक्शन आगे नहीं रहती है, ये यहीं रहती है। और ये चूंकि ये रिवर्सिबल है, आपको मैं नहीं बोला ये स्टेप रिवर्सिबल है, तो फिर क्या होगा, इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर टूटेगा, टूटेगा तो अगेन इंजाइम वैसा ही रिकवर हो जाएगा और मेलोनिक एसिड फिर से मिल जाएगा। लेकिन अभी भी चूंकि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा ही है, किसका, मेलोनिक एसिड का, तो फिर से मेलोनिक एसिड ही बाइंड करेगा, यानी कि इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, बनेगा, ऐसा तब तक चलेगा जब तक सेल के अंदर सक्सेनिक एसिड का कंसंट्रेशन मेलोनिक एसिड से कम रहेगा। राइट राइट। जैसे ही आपने बढ़ाया या सेल ने किसी भी दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के जरिए सक्सेनिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाया, मतलब ये पलड़ा पलटा, जैसे ही पलटा तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, हो गया, खेल हो गया। अब क्या होगा, जैसे ये पलटा वही फिर से नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि वहां पे ये बाइंड करेगा, मतलब जैसे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स टूटेगा ना, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है अगर, तो अब इसको बाइंड करने का मौका मिल जाएगा। और इसको टूटना है क्योंकि हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है, टूटता रहता, बनता रहता है, तो जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहेगा तो फिर ये बाइंड करने लगेगा, ये बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम से रेडियोटिव रिकवर हो जाएगा। दिस इज एंजाइम इनहिबिशन। और ये इनहिबिशन आप देख लो कॉम्पिटिटिव भी है और रिवर्सिबल भी है। बेस्ट एग्जांपल है, धांसू एग्जांपल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट, मेलोनिक एसिड। क्रेब्स साइकिल में भी बात दोबारा आएगी, बोलो समझ में आया? यस सर। अब इसी तर्ज पर, इसी बेसिस पर सेम एग्जांपल है ये वाला, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन बैक्टीरिया। एक्चुअल में मैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहा हूं, वहां पे तो एक सिंगल एंजाइम था ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। बैक्टीरिया में कई सारे एंजाइम का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नाम के पीछे मत जाओ, एमबीबीएस में पढ़ लो आप, ठीक है। तो ये मैं लो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ, ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इसी लिख दूंगा डायरेक्ट, आप समझ लेना एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो उसका एक्टिव साइट में यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये उसका एक्टिव साइट है, ठीक है। इसका जो रियल सबस्ट्रेट होता है वो होता है पावा, कौन होता है, पावा, ठीक है, पावा। तो पावा यहाँ पे बाइंड करता है, और पावा जब यहाँ पे बाइंड करता है, लो पावा यहाँ पे बाइंड कर दिया, थोड़ा सा इसका साइट, वो सब बातें यहाँ एप्लीकेबल होनी चाहिए जो आप पहले पढ़े हो, एक्टिव साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे पावा बाइंड कर गया, फिर वो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करा लेगा अपने अकॉर्डिंग एक्टिव साइट में, ठीक है, लो करा लिया, पूरी तरीके से सबस्ट्रेट वहां पे फिट कर गया, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, और ये उसका सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट कर गया पूरी तरीके से अब, ठीक है। पहले बटरेसिंग ग्रुप हेल्प किया, फिर बाद में कैटालिटिक ग्रुप हेल्प कर दिया, फिर उसके बाद ये पावा कन्वर्ट होता है फॉलिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट होता है, फॉलिक एसिड, विच इज द सोर्स ऑफ आयरन। तो Fa लिख देता हूं मैं, फॉलिक एसिड, ये प्रोडक्ट है बेसिकली पावा से जो कन्वर्ट हुआ है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन तो अलग ना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये उसका कॉन्फ़िगरेशन है, उसी के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट का भी कॉन्फ़िगरेशन अब बन गया होगा, ये एक्टिव साइट हो गया होगा, ठीक है, चेंजेस आया, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, घने सारे एंजाइम है। और अब क्या होगा, फॉलिक एसिड रिलीज हो जाएगा और एंजाइम एज इट इज रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आप नॉर्मल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अभी इनहिबिशन नहीं पढ़ रहे हैं, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और ये आपका क्या रिलीज हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है, फॉलिक एसिड। और इस फॉलिक एसिड को फिर ब्रेक करके बैक्टीरिया आयरन लेता है, आयरन का सोर्स है ये, ठीक है। तो इस दौरान देखो क्या हुआ, ये सबस्ट्रेट था ना जी, और अगर सबस्ट्रेट बाइंड किया तो क्या बना, बोलो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या बना, ये भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही है, चेंज आ रहा है, अच्छा ये स्टेप रिवर्सिबल है, अब यहाँ से सब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चलेगा, ठीक है, इरिवर्सिबल चलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कंफर्मेशन चेंज आया बस, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और ये प्रोडक्ट और ये एंजाइम, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। अब समझ में आएगा कि बैक्टीरिया के अंदर ये रिएक्शन चल क्यों रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए आयरन चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, और उसके लिए उसको फॉलिक एसिड बनाना पड़ता है, ओके, फॉलिक एसिड बनाना पड़ता है।
मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर भी मिलता है, थोड़ा सा अलग होता है लेकिन होता है हमारे अंदर भी। हमारे अंदर भी इंटरनली आयरन का सोर्स फॉलिक एसिड होता है, हमारे अंदर भी इंटरनली फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक इसी प्रकार से जैसे बैक्टीरिया के अंदर होता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। तो पता है जो साइंटिस्टों ने बैक्टीरिया पर स्टडी किया, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म पर स्टडी किया, तो स्टडी के दौरान एक बात समझ में आया कि बैक्टीरिया चूंकि हम लोगों को बहुत सारा डिजीज काउज कराता है, ठीक है, अपने टॉक्सिक रिलीज करके, तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जिंदा रहेगा तब ना टॉक्सिक रिलीज करेगा, तब ना हमको डिजीज कराएगा, डिसऑर्डर कराएगा। ठीक है, तो फीवर ओवर करा देता है, कई बार कई सारे डिसऑर्डर भी करा देता है। तो एंटीबायोटिक्स बनाने के दौरान साइंटिस्टों को एक बात दिमाग में आया कि हम एंटीबायोटिक्स में इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाले कोई प्रोडक्ट डाल दें, और साइंटिस्टों को ये प्रोडक्ट मिल गया, मतलब सबस्ट्रेट डाल दें, और साइंटिस्टों को वो सबस्ट्रेट मिल गया, मतलब कि वो इनहिबिटर मिली एक तरीके से, वो था सल्फा ड्रग। कोई भी ऐसा ड्रग जिसमें सल्फेट कंटेनिंग कंपाउंड हो, सल्फा ड्रग, वो सल्फा ड्रग पावा का होता है सबस्ट्रेट एनालॉग। ये क्या है? सबस्ट्रेट एनालॉग, यानी कि इनहिबिटर। और सबस्ट्रेट एनालॉग है तो ये कंपटीशन करेगा कहाँ बाइंड करने के लिए? एक्टिव साइट पर। बस शर्त है जब आप इसको एज अ ट्रीटमेंट दोगे मेडिसिन के तौर पर, तो सेल के अंदर, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर पावा का नॉर्मल कंसंट्रेशन स्टडी कर लो और एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन उसके तुलना में ज्यादा दे दो। इतना एक के दिन में मत दे देना कि इंसान मर जाए। ठीक है, धीरे धीरे डोज दो उसका, डोज 5 दिन 4 दिन उम्र के हिसाब से डोज दो एंटीबायोटिक सल्फा ड्रग। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा तो मुझे बताओ वहां कौन बाइंड करेगा? सल्फा ड्रग बाइंड करेगा या पावा बाइंड करेगा? जल्दी बोलो। सल्फा ड्रग। अगर सल्फा ड्रग बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। क्या एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन सकता है? नहीं। नहीं। तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का क्या फ्यूचर है? वो खुद फिर से टूटेगा, वापस फिर से टूटेगा, फिर से टूटेगा, और ऐसा तब तक चलेगा जब तक इसका कंसंट्रेशन ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। बढ़ ना जाए। डॉक्टरों को, डॉक्टर तो बाद में आता है भाई, पहले साइंटिस्ट आते हैं, बिलीव करो। साइंटिस्ट ढूंढते हैं, डॉक्टर का इलाज करते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्टों को स्टडी के दौरान पता चला कि भाई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं होते, डॉक्टर भी साइंटिस्ट होते हैं। तो साइंटिस्टों को पता चला कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सल्फा ड्रग दिए सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, और एक दिन में हम बहुत सारे सल्फा ड्रग दे भी नहीं सकते हैं, तो इंसानों को फिर नुकसान हो जाएगा। तो साइंटिस्टों ने उसका डोज बनाया कि एक दिन इतना, दो इतना, ऐसे करके सारे बैक्टीरिया को मार दो। कह रहे बैक्टीरिया सल्फा ड्रग देने से मरेगा कैसे? तो क्या आप तो कह रहे हो कि एंजाइम इनहिबिशन ये रिवर्सिबल है, तो बैक्टीरिया मरेगा कैसे? तो सुनना है बात, क्या बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए आयरन का जरूरत था? क्या उसके लिए फॉलिक एसिड का बनना जरूरी था? और अगर आप 5 दिनों के लिए उसको फॉलिक एसिड नहीं बनने दिए तो मुझे बताओ बैक्टीरिया फॉलिक एसिड और आयरन की कमी से मर जाएगा कि मर जाएगा? 5 दिन में सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे कि मर जाएंगे? मतलब 5 दिन तक यही होता रहेगा। क्या? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा और टूटेगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। 5 दिन तक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं, फॉलिक एसिड बना ही नहीं, आयरन बना ही नहीं, बैक्टीरिया मर गया। और इस कदर सल्फा ड्रग मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक का मेजर कंस्टिट्यूएंट्स बन गया। लेकिन आजकल कई सारे कंट्री में ये बैन हो गया है। क्यों? बताता हूँ कारण। इसका साइड इफेक्ट आने लगा इंसानों पर, कई सारे इंसानों, खास करके छोटे उम्र के बच्चों में तो खास करके देखा गया कि उसको तुरंत साइड इफेक्ट आ जाता था, चक्कर वगैरह, और उसको खुद को आयरन की कमी हो जाती थी। कारण समझ गए होगे, क्योंकि ये एंजाइम इसी टाइप का हमारे अंदर भी मिलता है, और अगर हमारे अंदर भी मिलता है और अगर उसका आप डोज ले रहे हो तो वो हमारे एंजाइम को भी अफेक्ट करेगा। हाँ, अगर वो बॉडी थोड़ा आयरन ऑलरेडी स्टोर्ड आयरन है उसके बॉडी के अंदर, तब दिक्कत नहीं। इसलिए क्या करते थे, अब तो डॉक्टर जो सल्फा ड्रग देते भी है ना इंसानों, मतलब कि उसको इसको, मतलब कि पेशेंट को, तो कहते हैं कि इस टाइम में आप सल्फा ड्रग खाना, तो उस टाइम तब तक बैक्टीरिया मर रहा होगा, और उसके बाद आप इस समय में आयरन की गोली खाना, और वो आयरन बैक्टीरिया नहीं ले पाएगा, वो आयरन बैक्टीरिया नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप बैक्टीरिया को मारने का अलग समय में ड्रग खिला रहे हो सल्फा ड्रग, और अलग टाइम पर खिला रहे हो आयरन की गोली। मतलब कंपोजिशन वो डिसाइड कर रखा है उन्होंने कि इंसानों को आयरन की कमी ना हो। इन कई सारे देशों ने तो सल्फा ड्रग को बैन ही कर दिया कि नहीं, एंटीबायोटिक में नहीं आएगा ये। ठीक है, लेकिन हाँ, ये स्टडी है, थोड़ा इंटरेस्टेड स्टडी है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो मैंने आपको बताया। तो कोई आपसे ये भी पूछेगा कि सल्फा ड्रग क्यों बैन कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंसानों के एंजाइम को इनहिबिट कर रहा था, फर्स्ट में। दूसरा, कि एक सवाल आपसे कॉमन सेंस से पूछ लिया जाएगा, या कई बार नीट में भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, क्या
कि ऐसा कहा जाता है कि एंटीबायोटिक का जो रेगुलर डोज होता है, जो एक सिस्टमेटिक डोज होता है, जो कंप्लीट डोज होता है, वो नहीं लेने पे डिजीज खत्म नहीं होता। खास करके टीबी के केस में आपने सुना होगा, लंबा लंबा वो चलता है उसका डोज। कहते हैं एक दिन भी अगर गोली नहीं खाया ना आपने, तो स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है। पता है कि नहीं, टीबी में ऐसा ट्रीटमेंट होता है एकदम शुरू से। फिर इतना दिन का बेकार हो गया। कारण क्या समझ में आया? अरे भाई डॉक्टर साहब ने कहा 5 दिन गोली खानी है, तो 5 दिन तक इसलिए खानी थी, 5 दिन तक बैक्टीरिया को मौका देना ही नहीं है जिंदा रहने का। 5 दिन में सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। इवन एक डे उसमें मार्जिन है, 4 दिन में सारा बैक्टीरिया मर जाएगा। एक डे तो मार्जिन है, 1 डे तो आप ही का उल्टे एंजाइम थोड़ा सा इनहिबिट हो रहा होगा, फिर छठे दिन साइरन की गोली खिलाने लगेंगे दमादम। तो 5 दिन में सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे कंप्लीटली। लेकिन जो लोग होशियार होते हैं ना, थोड़ा डॉक्टर से भी ज्यादा होशियार बनने लगते हैं अपने आप को, वो क्या करता है, एक दिन खाया तो फीवर तो कम होगा ना जी। भाई फीवर तो कम होगा ना, क्योंकि बैक्टीरिया मरा है, टॉक्सिन कम रिलीज होगा, तो फीवर तो कम होगा। तो क्या करता है, सोचता हो गया, छूट गया, छोड़ देता गोली खाना। सोचता एक दिन और खा लेते हैं, 2 दिन खाया, छोड़ दिया, फीवर बहुत कम हो गया था। फिर 3 दिन के बाद दोबारा फीवर आ गया, फिर से बीमार पड़ गया। कारण समझ में आया? बैक्टीरिया मरे थे, सारे नहीं मरे थे, और जो 2-3 बच गए थे, फिर जब आपने सल्फा ड्रग खाना छोड़ दिया, तो फिर से क्या होगा, बैक्टीरिया अपना नंबर जो बचा हुआ बढ़ा लेगा, अपना वो गोली बनाएगा। रिवर्सिबल इनहिबिशन था ना यार, रिवर्सिबल थोड़ी था। खटाखट फॉलिक एसिड आयरन बनाएगा फटाफट, बैक्टीरिया जिंदा। और बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम भी बहुत कम होता है, धनाधन नंबर बढ़ा लेगा, फिर हो गया। इसलिए कहते हैं कि टीबी में एक दिन में गोली छूटा, फिर से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यही कंसेप्ट है। कई सारे डिजीज में कंसेप्ट है, डिसऑर्डर में, खास करके फीवर वाले केसेस में, बैक्टीरियल डिसऑर्डर में, जहां पे पावा को हम लोग इनहिबिट करते हैं एंटीबायोटिक से। दिस इज द कंसेप्ट। बोलो ये समझ में आया? इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन बैक्टीरिया बाय सल्फर ड्रग। और इससे रिलेटेड मैं आपको ये भी जानकारी दे दिया कि इंसानों के अंदर एंटीबायोटिक रेगुलर वे में क्यों खाना चाहिए, डॉक्टर जो बोले, नहीं तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये भी बताया कि क्या ये सल्फर ड्रग इंसानों के लिए नुकसानदेह? हाँ है। क्यों है? कारण बता दिया आपको। इंसानों में भी इस टाइप का एंजाइम मिलता है। एंजाइम का नाम हम के पीछे मत भागो, आप पढ़ोगे एमबीबीएस में डिटेल में, ठीक है? तो ये रहा आपका दोनों एग्जाम्पल, किसका? रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, जल्दी बोलो। नो सर। नहीं है तो अब आप क्या करो कि नोट्स में ये सारी बातें एकदम डायग्रामेटिकली मैंने सब बात बता दिया है। सब बात वही है जो मैंने वहां लिखा है, वही बात है जो मैंने वहां लिखा है, ठीक है? वही बात है, यहां तक आप पढ़ो पहले, तब मैं एक बात बताऊंगा। सबसे लास्ट पॉइंट है, धांसू पॉइंट है। आप क्या करो, यहां तक पढ़ो नोट्स को। कहां तक? यहां तक, यहां तक, यहां तक पढ़ लेना, ठीक है? यहां तक पढ़ लेना। अच्छा, एक कंसेप्ट और है, एक कंसेप्ट और है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। ये मैंने क्या कहा, एंजाइम की रिवर्सिबिलिटी है। कब रिवर्सिबिलिटी होगा? जब आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन दोबारा से बढ़ा दोगे, है ना? तो शर्त ये है, एक कंडीशन आता है के आई कांस्टेंट, एक था केएम कांस्टेंट, आज बता रहा हूं मैं के आई कांस्टेंट। के आई कांस्टेंट मींस, के मतलब कांस्टेंट, आई मतलब एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो बना है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो बना है, वो टूटे और परमानेंटली टूटे रह जाए, मतलब अब वो दोबारा ना बने। तो एट विच सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स कंप्लीटली, दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नॉन एज केआई कांस्टेंट। समझ में आया? केएम कांस्टेंट अलग चीज है, वो भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही है, केआई कांस्टेंट भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही है, लेकिन केएम कांस्टेंट सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जब कोई भी एंजाइम अपने मैक्सिमम रेट की आधी को गेन कर ले, केएम कांस्टेंट। केआई कांस्टेंट जब कोई भी रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करने वाला एंजाइम, इनहिबिटर एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना रखा है, उस सारे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करने के लिए जितनी मात्रा रिक्वायर्ड है सबस्ट्रेट की, रियल सबस्ट्रेट की, वो मात्रा, वो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की केआई कांस्टेंट है। समझ में आया? अब दिमाग लगा के बताओ, एक अच्छे एंजाइम का केएम कांस्टेंट तो आपको पहले से पता है कि केएम कांस्टेंट कम होना चाहिए, तभी ना एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा एफिनिटी दिखा रहा होगा, तो टॉपिक में ज्यादा होगा। तो दिमाग लगा के बताओ, एक अच्छे एंजाइम का केआई कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, कम होना चाहिए। एक अच्छे एंजाइम का केएम कांस्टेंट भी कम, केआई कांस्टेंट भी कम। केआई कांस्टेंट कम होने क्यों होना चाहिए कम? अच्छा है ना यार कि कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स टूट जाए। अच्छा है, ये तो अच्छा है। अब कोई एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना है, खूब सारा सबस्ट्रेट डालें तब जाके वो टूटे, तो जो बेकार है ना,
तो एक अच्छे एंजाइम का Ki कांस्टेंट भी कम होता है और एक अच्छे एंजाइम का Km कांस्टेंट भी कम होता है। Km कांस्टेंट क्यों कम होता है पहले बता चुका हूँ। अब आप वहां तक पढ़ लो पूरा, फिर मैं अगले मीटिंग में एक ग्राफ बताऊंगा, और वो बहुत धांसू चीज है, मैं बता रहा हूँ। 99% लोग उसको रट लेते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। नीट वीट में तो रटते ही ये लोग, मैंने देखा, रटते हुए देखा लोगों को, छत पे दौड़ लगा के रटते हैं, कहते हैं सुबह 3 बजे उठ के रटूंगा, मुझे याद हो जाएगा, मैं सब कुछ याद कर डालूंगा, और फिर वो भूल जाते हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो मैं उस ग्राफ को समझाना चाहता हूँ, अगले मीटिंग में मिलता हूँ, ठीक है।